कई कांग्रेस के नेताओं पर उन्होंने मतदाताओं को धमकाने का आरोप भी लगाया है। निरंतर जीतू पटवारी हो चाहे प्रेमचंद गुड्डू हो, मतदाताओं को भी धमका रहे हैं, उनको भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं कि चुनाव के बाद हम आपको देख लेंगे और हमारी चक्की बहुत बारीक पिसती है। इस प्रकार की भाषाएं निरंतर उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन वो शायद इस बात को भूल गए हैं कि ये दिग्विजय सिंह जी का जो 10 साल का शासन था, जब 1998 से 2003 तक प्रेमचंद गुड्डू सांवेर के विधायक थे और उन्होंने पूरा आतंक और भय का वातावरण सांवेर में बना रखा था, पूरा गुंडाराज उस समय सांवेर में था। अब ये 15 साल में उन गुंडों पर भी अंकुश लग गया है, सांवेर की तस्वीर बदल गई है, सांवेर में अब विकास चारों तरफ हो रहा है और सांवेर की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास को चाहती है। ये नारा तो बहुत लंबे समय से कहावत है कि साधु और शैतान, साधु और दो तरह की जो समाज में वृत्तियां होती है उनको चिन्हित करने के लिए उपयोग करें। आपने इनडायरेक्टली बोला ना, आपने मुझसे बोला था कि उसने कहा है कि साधु के शैतान पे अपना भाषण केंद्रित रखते हैं, इसने कहा था। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी संगठन ही मेरा रहा, मैं जो संगठन कहता हूँ वो करता हूँ। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनीष भी आप क्या बचा, उन्होंने तो डायरेक्टली बल्लम झेल लिया है। उन्होंने तो खुद ही बोल दिया कि हाँ हम ही है और हाथ उठा के बोला है और 5 पन्ने की FIR में बोला है कि हम ही है। नितिन, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से शिकायत दी गई है उस पर पलटवार तो कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और बड़े हंसी ठिठोलों के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि पार्टी श्री राम है और वो ये नारा सदियों से चला रहा है। साधु से भारतीय जनता पार्टी की तुलना उन्होंने की है और शैतान कांग्रेस को बताया गया है। हितेश जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सदाशिव यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाया था, है ना जी। हेलो जी जी जी। साधु और शैतान वाला जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, उसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बीजेपी कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें कहा गया था उन्होंने कि चुनावी आयोग को जीतने के लिए कांग्रेस को कुछ ना कुछ नए बिल्कुल जिस तरीके से चुनावी माहौल अब वहां पर बना हुआ है तो नए नए नारे दोनों तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है कि चुनाव में जंग को जीता जाए, चुनावी जंग को जीता जाए। लेकिन इस बीच जिस तरीके की भाषा का प्रयोग दोनों ही तरफ से किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना दिखाई दे रहा है। नितिन जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, दोनों पार्टियां यानी अपने अपनी चुनावी उसमें लगी है और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उसके ऊपर वो भी करा गया है अपने हेलो जी बिल्कुल नितिन, मैं आपकी आवाज को सुन पा रहा हूं। जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर लगातार जिस तरीके से चुनाव का माहौल जो है वो गर्माता जा रहा है और उपचुनाव को लेकर के लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और ऐसे में जिस तरीके से साधु और शैतान की तुलना एक दूसरे राजनीतिक दलों से की जा रही है और इसमें अब ये मामला जो है वो चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? चुनाव आयोग द्वारा वाले अभी कार्रवाई के लिए बोला गया है ना, कि कार्रवाई की जाएगी इस पे। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव होने हैं और उसी को लेकर के अब जो है बीजेपी और कांग्रेस में जो आपसी घमासान है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच जिस तरीके के नारे, जिस तरीके के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो की जा रही है। अब जिस तरीके से कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि शिकायत दी है चुनाव आयोग में कि जो साधु और शैतान का जो नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है उसी पर पलटवार किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और यह कहा गया है कि उन्होंने खुद को शैतान खुद ही मान लिया है और ऐसे में तमाम आरोप भी लगाए गए हैं कांग्रेस नेताओं पर। कांग्रेस नेताओं पर यह भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस के कई नेता जो कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और प्रेमचंद गुड्डू उनमें शामिल हैं जो मतदाताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में अधिकारियों और मंत्रियों के बीच विवाद की खबरें अक्सर आती रहती हैं और अफसर मंत्रियों और विधायकों की बात नहीं सुनते, ऐसा सुनने में आता रहता है। ऐसा ही विवाद पिछले महीने सितंबर में भी सामने आया था जब महिला बाल विकास विभाग में टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई और फिर मंत्री रेखा आर्य और अपर सचिव षणमुगम और सचिव सौजन्या के बीच का विवाद सामने आया। दोनों तरफ से शिकायतें भी हुई और मामले में राजनीति भी हुई। महिला और बाल विकास विभाग की
राज्य मंत्री रेखा आर्य के इस मामले में अड़ जाने के बाद सचिव पर गाजगिरी है। आईएएस सौजन्या को महिला एवं बाल विकास विभाग से हटा दिया गया है और अब विभाग का चार्ज अपर मुख्य सचिव मनीषा परमार को सौंपा गया, जो कि इस मामले की जांच भी कर रही हैं, लेकिन आईएएस लोग एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच अपर मुख्य सचिव मनीषा परमार ने महिला एवं बाल विकास विभाग का चार्ज लेने से मना कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक मनीषा परमार ने उच्च स्तर पर अपनी बात भी रख दी है और माना ही जा रहा है कि जल्द ही कार्मिक विभाग किसी दूसरे अफसर के नाम का आदेश जारी कर सकता है। उस समय काम करने वाले लोगों को हम लोग मोटिवेट करते हैं और काम न करने वाले या जो दिशा निर्देशों का अनुपालन ना करें तो स्वाभाविक रूप से जब मैं दूसरी महिला को सिखाती हूँ कि भाई यदि आपके अनुसार यदि चीज़ें नहीं है या आपके अनुसार यदि आपके वो अधिकार है और उसका कोई हनन कर रहा है तो निश्चित रूप से आवाज़ उठाइए। तो मुझे लगता है कि जो दिशा निर्देश मैंने दिए थे उसमें यदि अनुपालन नहीं है और मैं तो स्वाभाविक रूप से चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कोई भी मंत्री हो, यदि कोई अधिकारी बात नहीं सुनेगा तो निश्चित रूप से वो अपनी प्रतिक्रिया तो देगा ही देगा। इसी वजह से लोग दिलचस्पी कम लेते हैं विभाग में। देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी की दिलचस्पी, किसी का इंटरेस्ट है नहीं है, इसको लेकर मैं समझती हूँ किसी विभागों का चयन होना या ना होना तय होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई ऐसा कभी कोई भी अधिकारी कहीं पे भी काम कर सकता है। हर अधिकारी, यदि कोई आईएएस है या कोई अधिकारी पीसीएस है, जो उसका कार्य क्षेत्र है वो चाहे किसी भी फील्ड का हो, वो उसको परफॉर्म करके देना पड़ता है। प्रतीक पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। तो प्रतीक, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ ये पूरा मामला था जिसकी वजह से अब सचिव पर गाजगिरी है और क्यों मनीषा परमार अब चार्ज लेने से मना कर रही है? बिल्कुल हितेंद्र, बताना चाहूंगा, लगातार अफसरशाही सरकार पर लगातार हावी होती हुई दिख रही है, चाहे फिर कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो। ऐसे में सितंबर माह में जिस तरीके से षणमुगम जो महिला बाल विकास के निदेशक भी और अपर सचिव थे, जो फिलहाल जब जिस समय विधानसभा सत्र का आगाज शुरू हुआ था, 2 दिन का विधानसभा का सत्र होना, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो फाइलें हैं, जो फाइलों को लेकर कहीं ना कहीं उनको तलब होना था रेखा आर्या का, लेकिन वो तलब नहीं हुए। लगातार उनको फोन किया जा रहा था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं डीआईजी को एक तहरीर सौंपी थी रेखा आर्या ने, जिसके बाद कहा गया था कि लगातार वो अपर सचिव कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं और खासकर जो मंत्री के जो आदेश है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक गाजगिरी थी। और खास तौर पर जो एक कहा जाता है आउटसोर्सिंग का मामला भी सामने आ रहा था, जिसको एक लेकर बड़ा घोटाला रेखा आर्या ने कहा था कि ये काफी बड़ा घोटाला है, जिसको लेकर अपर सचिव की जांच की जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेखा आर्या को भी तलब किया था, जिसके बाद समय में बैठाने के लिए अधिकारियों को भी बुलाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब अधिकारियों में कहीं ना एक आईएएस की लॉबी है जो वो नाराजगी के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जहां पर एक तरफ जहां महिला बाल विकास की जो मुख्य सचिव के मनीषा परमार को जो भार सौंपा था और कहा था कि इसकी जांच करेंगे, लेकिन उन्होंने भी अब इस जांच को करने के लिए मना कर दिया कि साफ तौर पर ये प्रभार अभी नहीं लेने से मना करिए। तो कहा जा सकता है लगातार आपसी समन्वय बैठना है, वो कहीं ना कहीं बैठाया नहीं जा सकता, जिसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से रेखा आर्या लगातार मुलाकात भी कर रही है, उन्होंने पिछले दिनों भी मुलाकात की थी, सारी स्थितियों से अवगत भी कराया था। तो वही मनीषा परमार भी उच्च स्तरीय तरीके से कहीं ना कहीं एक समन्वय बैठाने के लिए कहती नजर आ रही है कि ऐसी जांच को लेकर वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आएंगी। हालांकि अधिकारी एकजुट के साथ खड़े हुए हैं और देखना अब इसमें ये है कि मुख्यमंत्री क्या कुछ आदेश जारी करते हैं, किस तरीके से ये जांच की जानी है। जी, मंत्री रेखा आर्या की क्या कुछ नाराजगी है, किस वजह से वो नाराज हैं और क्यों इस तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है? बिल्कुल हितेंद्र, आपको बता दूं, बीते सितंबर माह के महीने में जब विधानसभा का सत्र का शुरू होना था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो फाइलें थी, आउटसोर्सिंग का मामला एक सामने नजर आता हुआ दिख रहा है, जिसमें आउटसोर्सिंग की जो आउटसोर्सिंग होनी थी, जिसको लेकर वो फाइल सबमिट करनी थी और ऐसे में कहीं ना कहीं वक्तव्य विधानसभा में उनको रखना था, जिसको लेकर षणमुगम जो अपर निदेशक हैं उनको इस विभाग की पूरी जानकारी के लिए फाइल मंगाई गई थी, लेकिन अपर सचिव कहीं ना कहीं शामिल नहीं हो रहे थे और कहा जा सकता था कि जिसको लेकर तमाम तरीके की बातें भी नजर सामने आती हुई दिख रही। प्रतीक, इस पूरे मामले में क्या अपर सचिव पर भी कोई कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, अपर सचिव को फिलहाल निदेशक को हटा दिया गया था, जिसके बाद इसकी पूरी जांच सौजन्या को संभाल ली गई थी, लेकिन सौजन्या के ऊपर भी कहीं ना कहीं गाजगिरी और उसके बाद उनको अलग कर दिया गया, जिसके बाद मनीषा परमार को जांच दी गई थी, लेकिन मनीषा परमार ने इस पदभार को संभालने के लिए मना कर दिया। ऐसे में कहा जा सकता है सभी आईएएस मिलकर एक साथ एकजुट में खड़े हैं और ऐसे में रेखा आर्या का साफ तौर पर कहना है मुख्यमंत्री इस पर क्या कोई निर्णय लेते हैं, अब पूरे निर्णय मुख्यमंत्री के लिए हाजिर है कि मुख्यमंत्री क्या कुछ इस पर निर्णय लेंगे, किस तरीके से अधिकारियों को क्या कुछ कहने वाले हैं और क्या कुछ इस पर दिशा
निर्देश दिए जाने वाले हैं। जी बिल्कुल प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार का माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है। पूर्व सांसद अतीक अहमद के साथ साथ माफिया छोटा राजन के लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज पीडीए ने बच्चा पासी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमर कस ली है और धूमनगंज के रम्मन का पूर्वा में बच्चा पासी के 2 मंजिला मकान का ध्वस्तीकरण किया गया। आरोप है कि बच्चा पासी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान का निर्माण करवाया है। धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी बसपा से भी जुड़ा रहा है और इसके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज हैं। मुंबई काला घोड़ा शूट आउट में भी इसका नाम सामने आया था और बच्चा पासी, खान मुबारक, राजेश यादव, ये तीनों अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गैंग के सदस्य हैं। लूट, डकैती, रंगदारी, गुंडा टैक्स, जानलेवा हमले और हत्या जैसे 38 मामले बच्चा पासी पर दर्ज हैं, जिनमें से अकेले धूमनगंज थाने में उस पर 29 केस दर्ज हैं। तो लगातार जिस तरीके से माफियाओं पर बड़े जो दबंग हैं उत्तर प्रदेश में, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब छोटा राजन गैंग के जो सदस्य रहे हैं, शूटर है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये सरकारी ज़मीन जिस पर कब्जा किया गया और यहाँ पर 2 मंजिला मकान बनाया गया, जिस पर ध्वस्तीकरण का कार्य पीडीए ने किया है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पीला पंजे की जो कार्रवाई है वो वहाँ पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है और कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच अब माफिया छोटा राजन के लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। बच्चा पासी का ये मकान है जिसका ध्वस्तीकरण का काम वहां पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद हो या फिर उससे जुड़े हुए लोग हों या फिर कोई और जो माफिया हैं जो अवैध रूप से जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर, वहाँ पर पीले पंजे की कार्रवाई की जा रही है। छोटा राजन के गैंग का ये सदस्य रहा है बच्चा पासी और सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप है बच्चा पासी पर। और जो उसी जगह पर 2 मंजिला यह मकान वहाँ पर बनाया गया था, इसको ढहा दिया गया है। इसकी ढहाने की कार्रवाई की गई है पीडीए की तरफ से। प्रयागराज में लगातार माफियाओं के खिलाफ, अवैध रूप से जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई वहां पर की जा रही है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने 3 नए किसान कानून बनाए हैं। इसमें किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी है। अगर किसी किसान को उसकी फसल का दाम किसी दूसरे राज्य में ज़्यादा मिल रहा है तो वो उसी राज्य में जाकर के अपनी फसल को बेच सकता है। लेकिन संगरूर के किसानों का कहना है कि उनकी मंडी में हरियाणा के किसानों की फसल को पहले खरीदा जा रहा है, जबकि उनकी फसलों की खरीद नहीं की जा रही। मंडी में किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका यह कहना है कि हरियाणा सरकार पंजाब के किसानों की फसल को नहीं खरीदती है और पंजाब के किसानों का पंजाब में ही नुकसान हो रहा है। इस मामले में प्रशासन और अपने जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। ਇਹ ਜੀਰੀ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਲੈਣੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਰੀ ਵਿਕੇ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੀਰੀ ਨਾ ਵਿਕੇ ਆ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜੀਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੂਨਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਜੀਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਵਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜੀਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੜਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੀਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੀਏ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। कीर्तिपाल हमारे संवाददाता संगरूर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कीर्तिपाल जी, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल मंडियों में किस तरीके से जो दूसरे राज्यों से फसल आ रही है उसकी खरीद की जा रही है? क्या वहां पर जो स्थानीय किसान हैं उनकी फसलों की खरीद नहीं की जा रही? जी बताना चाहूंगा, जो संगरूर जिला है ये इसके बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। जो जाखल का एरिया हो गया जी, नरवाना खनौरी के बाद जो है हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है संगरूर जिले के बाद, तो वहाँ पे भी धान की बिजाई की जाती है और यहाँ पे भी धान की बिजाई की जाती है। उसी इशू को लेकर जो है धान का चाहे हरियाणा में रेट कम मिल रहा हो और पंजाब में फिलहाल जो है जो MSP है गेहूं और चावल पर वो सही मिल रहा है, तो हरियाणा की जीरी वहाँ के किसान आकर बेच रहे हैं, जिस पर किसानों का यही कहना है कि ऑर्डिनेंस तो जरूर पास कर दिएंगे, पर इस इशू को जो ग्राउंड रियलिटी पे यही इशू सामने आ रहे हैं कि हरियाणा की फसल ज्यादा प्रशासन की तरफ से खरीदी जा रही है और हमारी फसल को पहल के आधार पर नहीं खरीदा जा रहा, जिसको लेकर वहाँ की जो नेता है रजिंद्र कौर भट्टल से भी बात की गई। उसने भी कहा है कि सरकार से बात करके इस मसले का हल किया जाएगा कि जो पंजाब के किसान है पंजाब की धरती पर जिनकी फसल बिकती है उनकी पहले खरीद की जाए, किसी दूसरे राज्य की फसल ना खरीदी जाए। ये इशू एक कह सकते हैं कि अभी से जो है इस तरह की बातें सामने आने लगी हैं कि ओपन मार्केट तो कर दी गई है, पर अगर दूसरी स्टेट की फसल खरीदी जाएगी, पंजाब के किसान की फसल नहीं बिकेगी, तो ये सवाल बढ़ेंगे भी और जो किसान प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसी चीज की नाराजगी का कारण भी बनेंगी। जी बिल्कुल कीर्तिपाल, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर मंडी में पहले जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं उनकी फसलों को खरीदा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ अहम वजह बताई जा रही है? जो दूसरे राज्यों से आने वाले किसान हैं उनको प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? यही इसी चीज की जांच की जा रही है। प्रशासन भी कह रहा है भी हम इस चीज को देख रहे हैं, भी ओपन मार्केट कर दी गई है, ऑर्डिनेंस पास कर दिए गए हैं, भी हम किसी की भी फसल खरीदेंगे, पर किसानों को कह रहे हैं कि हमारी फसल क्यों नहीं खरीदी जा रही,
चाहे उसको नमी की मात्रा कहकर टाल दिया जाता है या किसी भी चीज को इशू को लेकर टाल दिया जाता है, पर वो कह रहे हैं कि हमारी फसल को ही खरीदा जाए। अगर हमारी स्टेट में तो पहले हमारी फसल उठाई जाए और हरियाणा की फसल वो हरियाणा स्टेट खरीदे। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से संगरूर में मंडी में ये मामला देखने को मिला है, जो दूसरे राज्यों से जो किसान आ रहे हैं, खासतौर पर जो हरियाणा से वहां पर किसान जा रहे हैं अपनी फसल को लेकर के, उनकी फसल को प्राथमिकता के आधार पर खरीदा जा रहा है और इससे जो स्थानीय किसान हैं वो खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिमाचल के हमीरपुर में सुजानपुर से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पहले उन्होंने किसान कानूनों के विरोध का समर्थन किया है और कहा है कि ये कानून 2 से 3 घरानों को ही फायदा पहुंचाने के लिए हैं, इसलिए किसान रेल रोककर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लगातार हत्या, गुंडागर्दी, दुष्कर्म जैसे मामले बढ़ रहे हैं। इस मामले में उन्होंने पुलिस पर भी आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। मुझे लगता है कि ये जो नया कृषि विधेयक लेके आए हैं, ये कहीं न कहीं जो हिंदुस्तान के 2-3 औद्योगिक घराने हैं उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अगर ये विधेयक किसानों के पक्ष में होता तो किसान इसका स्वागत करते। अगर वही किसान जिनके लिए कानून तैयार किया गया है, वही लोग जो हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को इसके बारे में जागना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार हत्याओं के मामले, गुंडागर्दी के मामले, बलात्कार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश का जिला हमीरपुर भी इससे छूता नहीं रहा है। यहाँ आपके धनेड़ में एक मर्डर हुआ है और 5 महीने के बाद मुझे लगता है कि वो लाश जो है बरामद की गई है। और इसी तरह यहाँ पर परसों भी 2 दिन पहले भी मैं यहाँ पर गया था जनेरा पंचायत में, वहाँ पर एक आदमी का सिर फाड़ दिया गया और उसके बाद जो है वो उनकी हाथों-पाई पड़ोसियों की हुई है और एक आदमी को 8 टांके लग गए। पुलिस ने जो है उस मामले को दबाने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज की है, तो ऐसी दर्ज कर दी है कि वो जो है पंचायत का ट्रायल के वो केस जाए। मुझे लगता है कि अगर पुलिस भी ऐसा अगर दबाव लोगों पर बनाएगी और ऐसे लोग जो गुंडा तत्व हैं उनको बचाने की कोशिश करेगी, तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं बढ़ेगी। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार के जो नए किसान कानून बनाए गए हैं उस पर भी सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों के फायदे के लिए यह कानून है तो किसान सड़कों पर क्यों है, किसान आंदोलन क्यों कर रहा है। साफ तौर पर उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि जो 2 से 3 घराने हैं, उद्योगपति हैं, उन्हीं घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून है। और वहीं प्रदेश की हिमाचल सरकार पर, जयराम सरकार पर भी उन्होंने तंज कसा है और ये कहा है कि लगातार प्रदेश में अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, चाहे वो लूट और डकैती की बात हो या फिर हत्या और दुष्कर्म जैसी आपराधिक घटनाओं की बात हो। लगातार ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और ख़ासतौर पर उन्होंने ये भी आरोप राज्य सरकार की पुलिस पर लगाया है कि राज्य सरकार की जो पुलिस है वो भी अपराधियों को कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है और इस वजह से अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपराध में और भी बढ़ोतरी प्रदेश में होगी। और ऐसे में पुलिस को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए और तभी जाकर के अपराध में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन अगर अपराध में कमी ना आए तो सड़कों पर लोग उतर आएंगे। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा हमीरपुर में जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और इस बीच उन्होंने ये केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं किसान कानूनों को लेकर के। जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर अगर बात की जाए तो हरियाणा और पंजाब में ज़्यादातर किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और रेल रोको आंदोलन भी लगातार किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से किसान जत्थेबंदियां प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में भी किसानों ने इन कानूनों का विरोध किया है, लेकिन फिर भी ये कानून, अगर किसान इन कानूनों की मांग करते तो ये कानून लागू किए जाने चाहिए थे, लेकिन किसानों ने इनकी मांग नहीं की है और किसानों पर ज़बरदस्ती ये कानून जो हैं वो थोपे जा रहे हैं और इसी के चलते किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो है वो किसानों की बात नहीं सुन रही है। केंद्र सरकार को किसानों की बात पर फिर से विचार करना चाहिए। और वहीं उन्होंने हिमाचल सरकार पर भी यहाँ पर निशाना साधा है। लगातार जिस तरीके से प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है उसी को लेकर के उन्होंने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कैथल पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो सुप्रीमो ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं अपने पोते और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सभी कमेरे वर्ग के लोगों का बुरा हाल है। और इसके अलावा 3 किसान कानूनों पर उन्होंने कहा है कि इन कानूनों से पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसान कंगाल तो पूरा देश बेहाल है। और वहीं उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो पहले देवीलाल को दादा कहते थे वो अब गौतम को दादा मानते हैं और अब वो गौतम भी उनसे भाग लिया। सिर्फ किसान की बेकदरी हुई है इस राज्य में। किसान, कमेरा, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर सबके साथ बुरा हाल है। ये तो ठगोरों का एक गिरोह है जो लोगों को लूट के खा रहा है। जो इन लोगों से कोई प्यार नहीं है। जो 3 अध्यादेश आए हैं जी, उनको कितना नुकसानदायक मानते हो आप? इससे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो केवल कृषि पे टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा। दुष्यंत चौटाला के अंदर पर वो अब नजर नहीं आ रहा है, क्या फर्क पड़ गया? चौधरी देवीलाल को जो दादा कहते थे वो गौतम को दादा मानते हैं और वो गौतम भी भाग लिया उनसे। ठीक है। बबल कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। बबल, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से वहां पर ओपी चौटाला ने सरकार पर तो निशाना साधा ही साधा है, लेकिन दुष्यंत चौटाला पर जिस तरीके से वो चुटकी ले गए, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, जिस तरीके से जो सवाल पूछा गया था कि देवीलाल की एक छवि दुष्यंत चौटाला में देखी जाती थी, किसान देखते थे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं वो छवि जो है वो गायब होती हुई दिखाई दे रही है। उस पर उन्होंने तंज कसा कि जो देवीलाल को पहले दादा मानते थे वो अब गौतम को मानते हैं और गौतम भी उनसे भाग लिया। हेलो जी बबल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी
जी बबल, मैं आपसे ये पूछ रहा था क्योंकि जिस तरीके से ओपी चौटाला वहां पर पहुंचे, उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर तंज कसा है, सरकार पर निशाना साधते साधते उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर यह कहा है कि पहले देवीलाल को वो दादा मानते थे, लेकिन अब गौतम को दादा कहते हैं और अब गौतम भी उनसे भाग रहे हैं। जी हतेंद्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, हेलो, आपकी आवाज सुन पा रहा हूं जी, ये कैथल में पहुंचे थे जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। इसके साथ ही उन्होंने लगातार ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि जजपा में जो नारनौंद के विधायक हैं गौतम को, उनको लगातार दादा कह रहे हैं, लेकिन वो भी उनको छोड़कर भाग गए। हालांकि इस पर लगातार वो हमलावर रहे। उन्होंने अध्यादेश पर भी उनको सरकार को हेरते हुए लगातार हमला करते रहे। जी हरिंदर जी, बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करौली में जो पुजारी का परिवार है उन्होंने धरना खत्म कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने पीड़ित परिवार की बात को मान लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुजारी परिवार को सरकार 10 लाख रुपए देगी। ये बड़ी खबर, पुजारी परिवार को पक्का मकान भी देने का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। पुजारी परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी, इस बात का भी सरकार ने ऐलान किया है। थोड़ी ही देर में पुजारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यवर्धन राठौड़, राजस्थान में दमन हो रहा है, बीजेपी नेता ने यह कहा है। करौली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुजारी परिवार ने धरना खत्म कर लिया है क्योंकि सरकार ने पीड़ित परिवार की बात को मान लिया है, पीड़ित परिवार की मांगों को मान लिया है, और पुजारी परिवार को सरकार की तरफ से अब 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, और वहीं पुजारी परिवार को पक्का मकान देने का ऐलान भी सरकार ने किया है। पुजारी परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में सेना ने बड़ी नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने सरहद पार से भेजे गए हथियारों को एक बड़ी खेप को पकड़ा है और आतंकी मंसूबे पर पानी फेर दिया है। उत्तरी कश्मीर के केरन सेक्टर में नदी के रास्ते एक रबर बोट के जरिए हथियारों को भेजा जा रहा था और उनको पकड़ लिया गया है। इनमें 4 AK-47 राइफल, 8 मैगजीन और भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को सेना के ड्रोन कैमरे में केरन सेक्टर में बहने वाली किशन गंगा नदी से पाकिस्तान के किनारे की तरफ कुछ हलचल वहां पर देखी गई थी, जहां पर पता चला कि कुछ आतंकी बोट के जरिए कुछ सामान भारतीय इलाके में भेज रहे हैं और भारतीय इलाके में कुछ लोग रस्सी की मदद से रबर बोट को खींच कर ला रहे थे। सुरक्षा बलों ने तुरंत ऑपरेशन को शुरू किया और करीब रात 10 बजे गहन तलाशी के बाद पाकिस्तान से भेजे जा रहे हथियार बरामद कर ली गई। हथियारों को पानी से बचाने के लिए पॉलिथीन के ठेलों में भर करके उन्हें भेजा जा रहा था, लेकिन आतंकियों के एक और हथकंडे को भारतीय सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? क्या जो लोग इन हथियारों को लेकर के जा रहे थे, क्या उनको भी पकड़ा गया है? वो नहीं पकड़े गए हैं हतेंद्र, लेकिन एक चीज बताऊं कि पाकिस्तान लगातार हथियारों की सप्लाई करने के लिए नए नए हथकंडे जो है वो अपना रहा है। कभी ड्रोन के जरिए और कभी जो है नदी के जरिए हथियार जो है वो भेजने की कोशिश में लगा रहता है। कल भी उत्तरी केरन जो कश्मीर का इलाका है केरन सेक्टर, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से बोट के जरिए, जो ट्यूब बोट होती हैं, उसके जरिए हथियार भेजने की कोशिश की गई। सर्क जवानों ने देखा कि वहां पर कुछ हलचल है। हालांकि थर्मल इमेजेस और जो सेना के पास आधुनिक तकनीक के उपकरण हैं, उनके जरिए देखा गया कि वहां कुछ हलचल है और कुछ मिलिटेंट जो है 3 से 4 जिनकी संख्या है, वो लगातार हथियार इस पार भेजने के लिए अपना अंजाम दे रहे हैं उसको। तो उसी के चलते उन पर पहले नजर रखी गई और जब वो लोग उन्होंने रस्सी खींचने के बाद हथियार जो है वहां पर लाए गए, तो उसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और वहां से करीब 4 AK-47 और 8 मैगजीन और करीब 240 के करीब जो राउंड हैं वो बरामद किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो
इलाका है, खास करके जो आप बॉर्डर पर लगता है, एलओसी के साथ लगता इलाका है। ये नीलम वैली जो पाकिस्तान के अंदर पड़ती है, नीलम वैली के साथ बहने वाली किशनगंगा नदी जो है, उसके जरिए ये हथियार जो है इस बार भेजे जाने की कोशिश जो थी वो की जा रही थी। लेकिन हमारे सर्ग जवान जो है वो लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतों को विफल कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान बहुत ज्यादा बुखलाया हुआ है और उसी वजह से जी वो बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नापाक मंसूबों पर एक बार फिर से भारतीय सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। जिस तरीके से नदी के जरिए हथियार भेजने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों ने इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन सतर्क जवानों ने इस मंसूबे पर भी, आतंकियों के मंसूबे पर एक बार फिर से पानी फेर दिया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पीएम आवास की शिकायत करना युवक को भारी पड़ा। शिकायतकर्ता के भाई की हत्या कर दी गई और इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसके बाद शव को लेकर के पीड़ित परिजनों ने हाईवे को जाम कर दिया और परिजनों के हंगामे के बाद एएनबी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन जागा और 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। आरोपी चंद्रभान पाल, रोजगार सहायक, सरपंच प्रतिनिधि वृषभान पाल, रानू शुक्ला, कोमल पाल, धनीराम पाल पर हत्या का मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कुम्हेडी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शुभम तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। तो शुभम, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके से जब एएनबी न्यूज पर प्रमुखता से खबर दिखाई गई तो प्रशासन जागा और इस मामले में कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, आपको बता दें हेतुंद की, हेलो जी आपकी आवाज को सुन पा रहा हूं। आपको बता दें कि टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा के क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत आती है कुम्हेडी, वहां का ये मामला है, जहां आवास की शिकायत करना युवक को काफी भारी पड़ गया। सरपंच प्रतिनिधि और रोजगार सहायक ने राजीनामा को दबाव बनाने के लिए उसको प्रताड़ित किया। जब उसने राजीनामा नहीं किया तो उसकी लाठी डंडों से मार मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना रवैया अगर कहा जाए तो गलत नहीं है, जिस तरीके से स्थानीय पुलिस का देखने को मिला है, पहले प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। जी बिल्कुल, एएनबी न्यूज की खबर का असर यहाँ पे हुआ है, जहां एसडीओपी जतारा योगेंद्र भदौरिया ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और धारा 120 और 302 की धाराओं से धाराएं उनके ऊपर लगा दी गई हैं और अपराधी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ आश्वासन दिया गया है पीड़ित परिवार को? पीड़ित परिवार को प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है, लोग कार्रवाई की जा रही है। 302 की कार्रवाई अपराधियों के ऊपर हो चुकी है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एएनबी न्यूज की खबर का यहाँ पर बड़ा असर हुआ है। पीड़ित परिजनों की सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई और जिसके बाद प्रशासन जागा और अब मामले में कार्रवाई की गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी में कानून व्यवस्था शायद पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि हर दिन अलग अलग जगहों से अपराध के इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जैसे अपराधियों में कानून का कोई खौफ ही नहीं रह गया हो। अब देवरिया जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लाठी डंडों के अलावा धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह खूनी संघर्ष जमीनी विवाद को लेकर के हुआ। मामला 5 अक्टूबर का बताया जा रहा है। बघोच घाट थाना क्षेत्र के दुलारपट्टी गांव में 2 पक्षों में यह विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मामले की शिकायत स्थानीय थाने में दी गई है, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज सुबह में हमारे राइस मिल के बगल में कुछ लोग जबरन हमारे सड़क पे वो कर रहे। जो लोग थे वो कौन थे आपके? हमारे पट्टी के ही लोग थे। अच्छा, पट्टीदार लोग थे। जी, तो क्या हुआ, हम लोग गए वहाँ समझौता के लिए, कहने पूछने के लिए। जी गांव में ग्रुप बना कर समूह में आके। लगभग कितने लोग थे? अरे लगभग 20-25 लोग ऐसे, 12-13 आदमी। जी और 10-12 लोग मतलब प्रहार किए हैं। जी, और किसी ने गणासी से मारा है, किसी से फरसा से मारा है। जी, देखिए ओट कट गया मेरा। जी, सर भी फटा हुआ है। जी, भाई का देखिए मेरा हाथ कट गया। ये आपके भाई साहब हैं? उतर गया, तेरा हाथ उतार दिया, उंगली उतार दिया। जी 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 जी, ये देखिए बांध का मेरा। लाल बाबू हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल बाबू, क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी है? फिलहाल क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है इस मामले में?
आपसे जितेंद्र जी बता दें कि ये मामला जो है दुलारपट्टी का है। यहाँ पे दो बच्चों में जमीनी विवाद को लेकर आपस में मारपीट हो गई। यह जमीन सार्वजनिक गांव सभा की जमीन थी और ये यहाँ बगल में राइस मिल था, जिसको लेकर ये यहाँ पे दोनों पक्ष आपस में बैठ गए, जिसमें लाठी डंडों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे जी। उसके बाद ये भी इन लोगों का नहीं मन रहा था, जिसमें चोटी लिए हुए ये 12 लोग घायल हो गए हैं। 12 डोल में 6-7 लोग महिलाएं हैं जी, जिसमें पुलिस प्रशासन अभी तक ले कोई आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए। मुकदमा तो नॉर्मल धाराओं में कर लिया है जी अभी तक, लेकिन किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस की तरफ से। नहीं, अभी देवरिया जिले में ऐसे लगातार घटनाएं हो रही हैं। दो की अभी 2 दिन पहले ही मौत हुई थी, जमीनी विवाद में ही गोली मार की हत्या कर दी गई थी। क्या यही वजह है लाल बाबू, जिस तरीके से पुलिस किसी पर कार्रवाई नहीं कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्या यही वजह है कि अपराध करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और लगातार इस तरीके की वारदात सामने आ रही है क्षेत्र से? जी हितेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये देश के पुलिस प्रशासन, छोटे जो पुलिसकर्मी जो हैं, इनके अनदेखी करने के वजह से जो ये बड़े मामले जमीनी विवाद में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे एक दूसरे पे जानलेवा हमला हो रहे हैं, जिसमें लोगों की मौत होती जा रही है और अपराध के गिराफ बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से अनदेखी करना इस तरीके के गंभीर मामलों को क्या कुछ दर्शाता है? क्या कुछ वजह है क्यों पुलिस इन मामलों को लेकर के अनजान बनी हुई है? क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? इस पे जो बताना चाहेंगे, उच्च अधिकारियों का आदेशों का पालन ये पुलिसकर्मी नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से ये बड़ी घटनाओं का अंजाम आप दे दिए जा रहे हैं। क्या कोई मिली भगत का मामला सामने आ रहा है? जी, इसमें छोटी छोटी रिश्वत को लेकर यही छोटे पुलिसकर्मी आपस में 2 पैसे के लॉक में आकर ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं और दूसरे पक्ष पे बस दबाव बनाते हैं, जिसको लेकर ये विवाद होते हैं और मारपीट हो जाती है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए लाल बाबू बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से क्षेत्र में आपराधिक जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और अगर बात करी जाए पूरे उत्तर प्रदेश की, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अगर स्थानीय पुलिस के रवैये की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मिली भगत और रिश्वतखोरी का ये मामला सामने आ रहा है। भले ही यूपी सरकार, योगी सरकार ये दावा करती हो कि इस तरीके के अब काम नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात लगातार की जा रही है, अपराध पर लगाम लगाने की बात की जा रही है, लेकिन अगर अपराध की बात की जाए तो अपराध लगातार कई गुना तेजी से अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़।